दिल्ली में आम आदमी पार्टी की योजनाओं की काट ढूंढने में इस वक्त बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है और इसी मंथन के मद्देनजर आज दिल्ली बीजेपी में चुनाव प्रबंधन समिति की बड़ी बैठक हुई और माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है, जिसे लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रबंधन समिति के सभी अहम लोग मौजूद थे, जिसमें जय पांडा जो चुनाव प्रभारी हैं दिल्ली के, वो मौजूद थे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा और साथ ही साथ तरुण चुग और दिल्ली के सांसद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव की मौजूदगी रही। माना जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को 1100 रुपए और चुनाव के बाद 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, उसकी काट बीजेपी ढूंढ रही है। यानी महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान आने वाले 2 या 3 दिन में बीजेपी कर सकती है। वहीं बुजुर्गों के लिए आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना लेकर आई है, जिसे लेकर बीजेपी अब बुजुर्गों के लिए भी एक बड़ी योजना का ऐलान कर सकती है। ऐसे में हर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी का यह मंथन लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी को घेरने की हर वो कोशिश की जाएगी जिससे कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को एक बड़ा फायदा इन योजनाओं की वजह से मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 20। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी यानी शनिवार से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। अपने सबसे पहले कार्यक्रम के तहत वो 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाले लोगों से मिलेंगे, यानी उन झुग्गी झोपड़ी के 3000 प्रधानों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले 4-5 महीनों से पार्टी यानी कि बीजेपी पूरे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में विस्तारक अभियान भी चला रही है, यानी पार्टी से आम लोगों को, आम वोटरों को जोड़ने का अभियान चला रही है। इसी के तहत दिल्ली बीजेपी के नेता और बाहर से लगभग हजारों कार्यकर्ता जो दिल्ली में लगाए गए हैं चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए, भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए, वो लगभग हर रात झुग्गियों में बिता रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी के लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में एक बड़ा वोट बैंक है और वो भी इसे आम आदमी पार्टी का यानी कि अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक कहा जाता है। दिल्ली में लगभग 32.2% जो वोटर्स हैं वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहते हैं। इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़े वोट क्षेत्र वाले इलाकों को चुना है, लोगों को चुना है और उसके साथ वो वार्तालाप करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश बीजेपी में दलित, पिछड़ा या ब्राह्मण किस वर्ग का होगा प्रदेश अध्यक्ष, इस पर मंथन तेज हो गया है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को लखनऊ भेजा गया है। विनोद तावड़े ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी अलग अलग बातचीत की है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उत्तर प्रदेश में जिन नामों पर मंथन किया जा रहा है उसमें स्वतंत्र देव सिंह, पिछड़े वर्ग से ही अमरपाल मौर्य के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, बीएल वर्मा, दलित वर्ग से विद्यासागर सोनकर और इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के रिपीट होने की भी संभावनाएं हैं। दरअसल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लिहाजा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का चुनाव जल्द होने वाला है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी घमासान शुरू। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि 5 फरवरी 2025 को होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के सभी 414 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाए। साथ ही पार्टी ने यह भी मांग की है कि वेबकास्टिंग का लिंक सभी उम्मीदवारों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर किया जाए ताकि मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर सके और निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव हो सके। बता दें कि अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके बाद नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें, समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की बुधवार से मुंबई में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक चल रही है। इस बैठक में शरद पवार ने आरएसएस की जमकर तारीफ की है। बताया जाता है कि शरद पवार ने कहा कि आरएसएस ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया था। संघ के कार्यकर्ता लोगों के घर घर गए, मतदाताओं से सीधा संपर्क किए, उनको ये समझाने की कोशिश किए कि बीजेपी हिंदुओं की सच्ची हितैषी है, जिसका परिणाम इस चुनाव में दिखा।
दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ता यह मानकर बैठ गए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उसी तरह के परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आएंगे और वो थोड़े आलसी हो गए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने अपनी पार्टी में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि अब समय आ गया है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि 70% युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को कल दिल्ली तलब किया था। अजित पवार और अमित शाह के बीच करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात उनके घर पर हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अजित पवार से संतोष देशमुख हत्या मामले में कई सवाल भी पूछे। बताया जाता है कि अब धनंजय मुंडे के इस्तीफे की जो बात है वो दिल्ली तक पहुंची है और दिल्ली ही उनकी किस्मत का फैसला वहां पर करने वाली है। महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सारी पार्टियां धनंजय मुंडे से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन धनंजय मुंडे वहां पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने भी यहां पर साफ किया है कि जब तक धनंजय मुंडे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलते तब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब अमित शाह की मुलाकात के बाद अजित पवार के शायद सुर बदल सकते हैं और धनंजय मुंडे अगले कुछ दिनों में अपना इस्तीफा वहां पर दे सकते हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में एक ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। वो इसलिए क्योंकि इसी सेंट्रल जेल में HUT, JMB, PFI, सिमी, ISI से जुड़े हुए करीब 70 आतंकी इसी जेल में बंद हैं। आपको बता दें, इसके बाद जांच एजेंसियां इस बात की तफ्तीश में जुट चुकी हैं कि आखिरकार वो ड्रोन किसने उड़ाया, क्यों उड़ाया और उसकी वजह क्या है। आपको बता दें कि बुधवार देर रात एक ड्रोन जेल परिसर के पास नजर आया और मिला, और जो पड़ा हुआ मिलने के बाद जेल प्रहरी ने इसकी सूचना जेल अधीक्षक को दी, जिसके बाद आला अफसरों तक ये बात पहुंची कि एक ड्रोन जो है, और इस ड्रोन में 2 अलग अलग कैमरे लगे हुए हैं ऊपर और नीचे। हालांकि बताया जा रहा है कि ये एक चाइनीज ड्रोन है और बेहद ही हल्की क्वालिटी का ड्रोन है, लेकिन चूंकि जेल परिसर के अंदर इस ड्रोन का मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, इसलिए इस पर जांच भी की जा रही है। अब चूंकि 26 जनवरी से ठीक पहले एक ड्रोन का मिलना, हालांकि इस ड्रोन में आपको बता दें कि ये बेहद ही हल्की क्वालिटी का ड्रोन है, चाइनीज ड्रोन है, तो अलग अलग एंगलों से इस पर जांच भी की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। करीब 46 साल पहले 1978 में संभल में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के आदेश अब योगी सरकार ने दिए हैं। जांच की रिपोर्ट 1 हफ्ते में सरकार को सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब संभल में हुए 1978 के सांप्रदायिक दंगों की जांच करवाएगी। इसे लेकर योगी सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। अब गृह विभाग के उप सचिव और मानवाधिकार आयोग के SP ने संभल के प्रशासन को पत्र भेजकर 1 हफ्ते में आख्या मांगी है। शासन के निर्देश पर संभल के ASP उत्तरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। शासन की तरफ से कहा गया है कि नामित जांच अधिकारी 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजेंगे। संभल में 14 दिसंबर को कार्तिकेय महादेव मंदिर का 46 साल बाद ताला खुलने के बाद सामने आए 1978 के दंगा पीड़ितों ने दंगों की दास्तान सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक 1978 में संभल के नखासा इलाके में मुरारी की पड़ है और यहीं पर दंगे से बचने के लिए कुछ हिंदू छिप गए थे, जिसमें से 25 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में यहां से हिंदू परिवार पलायन कर गए थे। हालांकि अब इस मुद्दे पर सियासत भी बेहद तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तेजस्वी यादव एक नेता के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव अपने यात्रा के दौरान राजनीतिक पिच पर लगातार छक्के और चौके लगा रहे हैं। लगातार बिहार की जनता से वादा कर रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा वादा तेजस्वी यादव ने ये किया कि बिहार के जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन के तौर पर 1500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। चौथा छक्का तेजस्वी यादव ने
ये वादा कहकर किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो हम हर परिवार को 500 रुपये में सिलेंडर गैस मुहैया कराएंगे। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव अपने यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। क्या नाम है, ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।